हम क्या जाने जाना है कहाँ ये हम क्या जाने ये जाना है कहाँ। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड नमस्ते। ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए और फ्रेश और प्यारे से और बढ़िया से और छोटे से और स्कोरिंग लेक्चर में। चैप्टर में ये चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली अब जो है आपको खुश होना चाहिए क्योंकि जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब हमें सिर्फ पढ़ना है इस रंगीन दुनिया के बारे में, यानी कि कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, है कि नहीं? अरे क्या बात है, ग्रेट। तो ये जो कलरफुल वर्ल्ड है ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी इसे कर सकता है कि नहीं? ग्रेट, तो हम तो कर ही सकते हैं यार। इस चैप्टर के अंदर से जो आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और वही घिसे पिटे सवाल होंगे कि क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद में फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद में फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड स्टफ। वो सारी की सारी जो चीज़ें वो आज हम समझ रहे होंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओह क्या बात है, हम क्या क्या पढ़ने वाले? तो हम पढ़ने वाले डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम प्रिज्म की बातें कर रहे होंगे। हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ही नहीं तो अगले 2 साल बाद तुम्हें 12वीं में भी काम आएगा। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओहो भैया क्या बात है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है? मैंने कहा सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ घिसे पिटे गिने चुने क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल ही जाएंगे, है कि नहीं? अरे क्या बात है, ग्रेट। चलो फिर बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। पहले पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओहो, हमारी परंपरा ये, पहले हम पढ़ते हैं, पहले हम ज्ञान लेते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। लाइट, ओहो लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखो, यहां पर तुम देख सकते हो व्हाइट लाइट बीम लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक व्हाइट लाइट जो है, एक व्हाइट लाइट नहीं, व्हाइट लाइट की जो बीम है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, देखना जरा ध्यान से, वो कुछ इस प्रकार से प्रिज्म की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से प्रिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रही है। ओहो क्या बात है, ठीक है, ओहो क्या बात है, ओह क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये जो बीम है लाइट की, व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, हम देख सकते हैं कि ये 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई, है कि नहीं? ये 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। इसे हम क्या कह रहे होते हैं? इसे हम कह रहे होते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओहो क्या बात है भैया, आपने डेफिनेशन पक्की करवा दी। मैंने कहा डेफिनेशन पक्की हो गई तुम्हारी। लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म, वापस से समझ लेते हैं। ये पास हो रही है लाइट प्रिज्म से, इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। हम देख सकते हैं कि ये 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओहो क्या बात है, अमेजिंग, अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। तो भैया यहाँ पर इस प्रिज्म के अंदर कुछ जादू होता है क्या? मैंने कहा नहीं, टैलेंट। ठीक है, जीवन में अगर किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट है तो उसके टैलेंट को पहचानने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है। सिमिलरली यहाँ पर व्हाइट लाइट के अंदर भी टैलेंट है। इस व्हाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर्स भरे पड़े थे, लेकिन इस टैलेंट को निखार के बाहर लाने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो था ये प्रिज्म। हमें पता चला कि ओ माय गॉड, जैसे ही ये जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास हुई, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। क्या बात है, क्या टैलेंट है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा रेड कलर होता है, यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ तुमको बताऊँ, ये जो हमारा व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि यहाँ पर जो 7 कलर्स हम देख सकते हैं, इसके अंदर कलर्स कौन से हैं? मैंने बोला V I B G Y O R, विबग्योर। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y for yellow, O for orange and R for रेड। ओहो क्या बात है भैया, आपने उल्टा क्यों लिखा है? आपने विबग्योर की स्पेलिंग जो है वो उल्टी क्यों लिखी है? हैं, उल्टी क्यों लिखी है? मैंने कहा एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो हमारा 7 कलर कंपोनेंट्स जो है, मतलब हमारा जो स्पेक्ट्रम है, इन शॉर्ट, इसमें यार जो वॉयलेट है ये सबसे नीचे है। ठीक है, इसलिए मैंने वॉयलेट सबसे नीचे रखा है और रेड जो है वो सबसे ऊपर है। कायदे से स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए? ऐसी, VIBGYOR। लेकिन अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन सी लाइट हुई है? अच्छा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यार विबग्योर को हम उल्टा लिखते हैं, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें पेपर में भी उल्टा लिखना, नहीं, लेकिन जब तुम डायग्राम बना रहे हो ये वाला, तो खास करके ये चीज़ हम ध्यान रख रहे होंगे कि हम विबग्योर जो है उसको उल्टा लिख रहे हैं, यानी कि सबसे नीचे V है और सबसे ऊपर R है। ओहो भैया क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा रेड कलर होता है, ठीक है, जो हमारा रेड कलर होता है यहाँ पर, ये हमें रेड कलर दिख रहा है। अच्छा, मैं रेड कलर को डिनोट करने के लिए रेडी कलर यूज़ कर रहा हूँ। वाह भैया वाह, ये रेड कलर जिसको मैंने अभी व्हाइट से मार्क किया, ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब वेवलेंथ
फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो है हमें डिटेल में क्लास 10th में नहीं है, ना ही हमें यहाँ पर इस चीज़ को इतना डिटेल में घुस के समझना है कि सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम समझते रहें, ठीक है। तो हमें बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि जो वेवलेंथ होती है वो हमारे रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। ओहो भैया सिर्फ इतना समझना है। मैंने कहा हाँ भी तो इतना ही समझो। अच्छा मैं आगे और समझा रहा हूँ। अच्छा ग्रेट। और जो हमारा वायलेट कलर होता है, ठीक है, जो हमारा वायलेट कलर होता है जो कि यहाँ पर है सबसे नीचे, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ऑलराइट, क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? अरे ग्रेट, अरे क्या बात है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो इसका पूरा उल्टा होता है, इसका पूरा अपोजिट होता है। बेसिकली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, तो अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी? ओहो भैया सही बोल रहे हो। और अगर, ठीक है, और अगर किसी एक किसी अगर मैं बात करता हूँ वॉयलेट कलर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वॉयलेट कलर की, तो वॉयलेट कलर के केस में क्या है? वॉयलेट कलर के केस में ऐसा है कि इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है, ठीक है, मिनिमम इज ऑफ वॉयलेट, ठीक है, वेवलेंथ जो मिनिमम है वो किसकी है? वॉयलेट की है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। हाँ भैया सही बोल रहे हो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो फंडा है सिर्फ इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर का मैक्सिमम है, ठीक है, और वॉयलेट का जो है वो मिनिमम है, ठीक है। अरे वाह ग्रेट, ओके। अब एक चीज़ नोटिस करो, अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हमारी व्हाइट लाइट आ रही थी, नोटिस करना, मैं पिंक से अभी बता रहा हूँ, है ना, ये व्हाइट लाइट आ रही थी। अगर ये कुछ डिस्पर्जन ना होता तो मेरी व्हाइट लाइट सामने जा रही होती ऐसी की ऐसी अपने अपने पाथ पे, है ना, यही पाथ फॉलो कर रही होती है कि नहीं, यही पाथ से वो आगे जा रही होती, ग्रेट। लेकिन अब डिस्पर्जन हुआ, स्प्लिट हुई, अच्छा ग्रेट। एक चीज़ नोटिस करो कि उसका ओरिजिनल पाथ था ये, ठीक है, और वो अलग सात कलर्स में वो स्प्लिट हो गई, है कि नहीं, ग्रेट। सबसे ज़्यादा देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड हुआ है? मैंने बोला वायलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट को जाना कुछ इस तरीके से जाना था, है कि नहीं, कुछ इस तरीके से जाना था। ऑलराइट ग्रेट। लेकिन जो हमारा वायलेट कलर है वो कुछ इस तरीके से इतना बेंड हो गया, है कि नहीं, वो कुछ इतना बेंड हो गया, उसको जाना ऐसे था। लेकिन वायलेट कलर जो है, जो हमारा वायलेट कलर है, जो हमारी रे ऑफ लाइट है, उसको सीधा जाना था। लेकिन जो हमारा वायलेट कलर है वो इतना बेंड हो गया, ठीक है, वो इतना बेंड हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बेंड होता है? वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर बेंड्स द मोस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं रेड कलर की, जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। लाइट को ऐसे जाना था, हमारा रेड कलर जो है सिर्फ इतना बेंड हुआ। कौन सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है? वायलेट। कौन कब सबसे कम बेंड हो रहा है? रेड। आ रही वाइब समझ में, आ रही फील समझ में। तो जो रेड कलर होता है ये सबसे कम बेंड हो रहा होता है। ये हमारा ओरिजिनल पाथ होता है लाइट का, और ये रेड कलर की बेंडिंग देखो कितनी कम है, देखो कितनी कम है कि नहीं, कितनी कम है। अरे ग्रेट, अरे ग्रेट। वही अगर मैं वायलेट की बात करता हूँ तो ये होता हमारा ओरिजिनल पाथ, और ये है हमारी, और ये एक सेकेंड, ये हमारा ओरिजिनल पाथ होता है और ये हमारा वायलेट कलर है। कितनी बेंडिंग है, देखो कितना बेंड हुआ है कि नहीं, कितना ज़्यादा बेंड हुआ है। अरे ग्रेट। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने बात कर ली वेबग्योर की, हमने बात कर ली कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो हमारे रेड कलर की होती है, ठीक है। अब अगर रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होगी। ओहो क्या बात है। और जो हमारा वायलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। अब अगर इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, इसका ये मतलब है कि इसके फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो हमेशा याद रखना कि विबग्योर की लिस्ट में वायलेट जो है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। अब अगर वो सबसे नीचे है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। अच्छा ग्रेट। रेड कलर जो है वो सबसे कम बेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो विबग्योर की लिस्ट में सबसे ऊपर है और हम यहाँ पर प्रैक्टिकली ये चीज़ देख भी सकते हैं। ओहो क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन साहब के डबल प्रिज्म इफेक्ट के बारे में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट तुम कह सकते हो, ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। कैसे? मैंने कहा हम इतना समझ चुके हैं कि यार ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और ये जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ओहो ग्रेट, क्या बात है, अमेजिंग, इतना तो हमको पता है। अब ये जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, अगर हम एक और प्रिज्म लेके आ गए सिमिलरली इसके जैसे ही, अगर हम एक और प्रिज्म लेकर आ गए और उसको इस वाले प्रिज्म के सामने उल्टा रख दिया, मार्क माय वर्ड्स, उस प्रिज्म को इस पहले वाले प्रिज्म के उल्टा रख दिया, यानी कि एक प्रिज्म ऐसा था और दूसरे प्रिज्म को हमने ऐसा रख दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो 7 कलर्स ऐसे निकले हैं, ठीक है, ये 7 कलर्स जो ऐसे निकले हैं वो इस प्रिज्म में एंटर होते हैं, ठीक है, वो इस प्रिज्म में एंटर होते हैं और उन्हें, ठीक है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि अलग अलग रहने में कोई फायदा नहीं है, एकता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जो 7 कलर्स हैं इनको अपनी यूनिटी की रियलाइजेशन हो जाती है कि यार यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 7 कलर्स जो हैं ये रीयूनाइट हो जाते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये रीयूनाइट हो जाते हैं एंड अगेन
जब तुम बाहर निकलते हुए कुछ चीज़ कोई लाइट को देखोगे तो वो वाइट लाइट होगी, ठीक है। तो वो कौन सी लाइट होगी? वाइट लाइट होगी। हमें पता है कि यार वो हमारी जो विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी कैसी लाइट आ रही थी? व्हाइट लाइट आ रही थी, ठीक है। ग्रेट, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई। वही 7 कलर जो है इस प्रिज्म में एंटर किए। ओहो क्या बात है। वही 7 कलर जो है वो इस प्रिज्म में एंटर किए। अब जैसे ही इस प्रिज्म में एंटर किए और इन 7 कलर्स की बाहर निकलने की बारी आई, इन्होंने बोला हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम यूनिटी में रहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे रीयूनाइट हो जाते हैं और ये 7 कलर जो है वो मिलके व्हाइट लाइट बना देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो इस वाले प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही थी व्हाइट लाइट, इस वाले प्रिज्म से बाहर निकली व्हाइट लाइट। जो भी पूरा कार्यक्रम हुआ है वो इन दोनों प्रिज्म के बीच में हुआ है। यहाँ पर ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ये 7 कलर्स इस प्रिज्म में एंटर किए, उसके बाद में ये रीयूनाइट होकर व्हाइट लाइट बना दिए, ठीक है। अरे ग्रेट। और ये हमें कैसे पता चला? मैंने कहा सामने हमने यार देखा कि एक वाइट स्पॉट मिल रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वाइट बीम ऑफ लाइट है। ओहो क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अरे ग्रेट। अब हम बात करने वाले होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, TIR, ठीक है। यहाँ पर इसको लेकर आपके पास ज़्यादा सवाल इतने मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकली नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने लाइट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने तुमको समझाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके अंदर मैंने तुमको समझाया था कि रिफ्रैक्शन होता है। अभी मैं तुमको उसी चीज़ का एक बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने कहा यार ये है हमारा सरफेस, ये है मेरा मीडियम 2, ये है मेरा मीडियम 2 और ये है मेरा मीडियम 1, ठीक है। चलो लेट अस से कि ये मेरा मीडियम 1 है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा क्या है? मीडियम 2 है, ठीक है। ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। अच्छा, ये क्या है? दिस इज़ अ नॉर्मल, दिस इज़ अ नॉर्मल। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये क्या है मेरी? ये है नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल। ओह क्या बात है, ओह क्या बात है। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। तो ये मेरी कौन सी रे है? ये मेरी इंसिडेंट रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे, है कि नहीं? ग्रेट, है कि नहीं? अच्छा बढ़िया। अब यार ये चीज़ हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर, ठीक है, अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, अगर हमारी रे ऑफ लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो रे ऑफ लाइट जो होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो यहाँ पर इस केस में जहाँ पर वो इंसिडेंट रे थी ये नॉर्मल से दूर है, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर है, लेकिन जैसी वो रिफ्रैक्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है पहले वाले मीडियम से, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओहो भैया क्या बात है, ऐसा है? मैंने कहा तो भैया इसका ये मतलब है कि अगर हम रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, इसका मतलब है जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर इसका उल्टा हुआ था, मैंने कहा उल्टा ले लो, ये लो उल्टा, ये लो उल्टा। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी इस केस में क्या, पहले केस में क्या हो रहा था कि रेयरर से रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर में जा रही थी, इसका क्या मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो कुछ ऐसा फिनोमिना होगा, कुछ ऐसा, मतलब फिनोमिना नहीं, कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये मेरा डेंसर मीडियम है पहला वाला, है ना, एंड दिस इज माय रेयरर मीडियम। तो क्या होगा? पहले केस में क्या हो रहा था? रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी। अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, है कि नहीं? इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओहो भैया क्या बात है, अमेजिंग, अरे ग्रेट। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैंने लाइट में इसको एक्सप्लेन किया यार, ठीक है, वही चीज़ मैंने तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तुम जाकर देख सकते हो, है कि नहीं? तुमको लाइट का जो लेक्चर है वो भी मिल जाएगा। अच्छा ग्रेट। अब जरा देखो यहाँ पर, अब जरा देखो, हम पहले क्या कर रहे थे? इसको मीडियम 1 ले रहे थे, इसको मीडियम 2 ले रहे थे। मैंने कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं नीचे वाले को मीडियम 1 ले लेता हूँ, ऊपर वाले को मीडियम 2 ले लेता हूँ, और अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो जा रही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारा पूरा सिस्टम वही रहेगा, बस हमने जो है वो रे ऑफ लाइट का जाने का जो मीडियम है वो अब चेंज कर दिया है। पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही थी, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 आ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। अरे ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है भैया। नहीं समझ में आया, मैंने कहा समझो भी मत, देखो मेरी तरफ अभी ठीक है ग्रेट। ये देखो जरा, मान लो कि यहाँ से यार हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, ठीक है, कुछ रे ऑफ लाइट ऐसी है। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट कैसी है? ये रे ऑफ लाइट कैसी है देखो जरा। अच्छा भैया हम बताएं? मैंने कहा हाँ तुम ही बताओगे। ये रे ऑफ लाइट जो है जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद मुझे बताओगे कि यहाँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। अरे ग्रेट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से कहीं तो भी आई, ठीक है। ये हमारा मीडियम 1 है, हमारा मीडियम 2 है, ठीक है। अरे ग्रेट, अरे ग्रेट। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ
कि यार जो पहला मीडियम है ये कैसा मीडियम होगा, ये पक्के से एक डेंसर मीडियम होगा। कैसे बताया भैया आपने? मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि पहले वाले मीडियम में देखो तुम, जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के कितने करीब है, ये नॉर्मल है और ये हमारी रे ऑफ लाइट है ना, ये हमारी रे ऑफ लाइट है कि नहीं? ग्रेट। लेकिन अगर तुम वही इस वाले मीडियम में देखोगे, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ रे ऑफ लाइट जो है वो मीडियम से दूर भाग गई। ये रहा हमारा नॉर्मल, आई एम सो सॉरी, नॉर्मल से दूर भाग गई, ठीक है, ये रहा मेरा नॉर्मल, है ना, और ये रही मेरी रे ऑफ लाइट। देखो कितनी दूर भाग गई, है कि नहीं, कितनी दूर भाग गई। इसका मतलब ये जो नीचे वाला मीडियम मेरा डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला जो मीडियम है मेरा रेयरर मीडियम है। क्या बात है, अच्छा ग्रेट। अब अगर मैं, ठीक है, इसको भी हटा दो, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंगल बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा तो क्या मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा? बिल्कुल सही बात है। देखो जरा, देखो जरा, पहले एंगल इतना था, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ध्यान से देखना, ये इतनी बेंड हुई, ठीक है, ग्रेट। अब अगर हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, है ना, फिर इतना हो जाएगा, अगर हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो, है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट रे होगी या फिर कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा जिसके लिए, ठीक है, ये नॉर्मल है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट एंगल होगा जिसके लिए मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे नॉर्मल के साथ में कैसा एंगल बना रही होगी, वो बना रही होगी एक 90 डिग्री, ठीक है, वो बना रही होगी एक 90 डिग्री। तो देखो जरा, अच्छा ग्रेट, यानी कि जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया? अभी वापस समझाता हूँ। हमें ये ज़रूर से पता है कि जैसे जैसे हमारी रे ऑफ लाइट जो है उसका हम एंगल, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये जिस मीडियम से, मतलब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है कि नहीं? ग्रेट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब सीधी सी बात यार, ऐसा एक ना एक एंगल तो आएगा, ऐसा एक ना एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री होगा। यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो मेरी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे पास कर रही होगी, है ना, कुछ ऐसे पास कर रही होगी। आई बात समझ में? इस एंगल को हम कह रहे होते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें चीज़ समझ आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये तुम अब समझने वाले हो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस 90 डिग्री को जो है वो क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। मैंने कहा तुम एक बार ध्यान से पढ़ो ना, क्या है क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसे हम कह रहे होते हैं हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ग्रेट। तो हमें बात समझ गए यार। और अगर तुम्हें रिफ्रैक्शन वाला फंडा नहीं समझ में आया तो मेरा लाइट पर लेक्चर देख लेना, ठीक है, ओके ग्रेट। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने कहा यार ये मेरी नॉर्मल थी, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा मीडियम है, मेरा मीडियम 2 है, यहाँ से रे ऑफ लाइट, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट एंगल होगा जिसके लिए मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, यानी कि वो मेरे नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बना रही होगी। यानी कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं? ठीक है। और ये चीज जो इंसिडेंट एंगल पे होती है उस इंसिडेंट एंगल को हम बोल रहे होते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोल रहे होते हैं क्रिटिकल एंगल, है कि नहीं? ग्रेट। अब भैया इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? इसमें फिर भी हम रिफ्रैक्शन देख पा रहे हैं। मैंने बोला अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और आगे स्क्रीन को ध्यान से देखना। ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल को, है कि नहीं? ये नॉर्मल है, तो छोड़ो डॉटेड ही कर देता हूँ, तुमको फिर फर्क महसूस होगा। ये देखो, हाँ ग्रेट, अमेजिंग। एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा है। अच्छा ग्रेट। अच्छा सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा है कि नहीं? ग्रेट। तो तुम देख रहे हो जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा ग्रेट। फिर एक ऐसा एंगल आया जैसे कि हमने देखा था, फिर एक ऐसा एंगल आया जिसके लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये वाला, ये कितना हो गया? नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब अगर
ऐसा ये वाला एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल था इंसिडेंट एंगल जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। ऐसा एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ग्रेट। अब अगर मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होता है तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा भाई। जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर था, इंसिडेंट एंगल जो है मेरा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर था, उस केस में यार ये सरफेस के अलॉन्ग मेरी रे ऑफ लाइट जो है वो पास कर रही थी कुछ इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री बना रही थी। ग्रेट, अमेजिंग। अब अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल मैं लेता हूं तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अभी अंदर की साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है कि नहीं। लाइन ऐसी 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 हमारी रे ऑफ लाइट जो है ऐसी 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 एंगल बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या हुआ कि सरफेस के अलॉन्ग जा रही थी जो कि इस नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ठीक है। ये कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब जो मेरा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, यानी कि उस एंगल से भी बड़ा हो गया जिस एंगल पे हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो रहा है कि अब हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अब रे ऑफ लाइट जो वो रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही है, वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसे हम कह रहे होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिपीट विद मी दीज 3 थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशंस है कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो कुछ इस प्रकार है। रे ऑफ लाइट को हमेशा डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करना होगा। क्यों? क्योंकि तब जाके ही तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो बढ़ेगा, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है उससे डेंसर से रेयरर में जो है वो हमारा ट्रैवल करना होगा, है कि नहीं। और ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा इंसिडेंस एंगल होता है जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए। अब अगर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा चाहिए तो हमें क्रिटिकल एंगल भी बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ग्रेट। तो हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। तो हमेशा ध्यान रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशंस होती है। सबसे पहला तो कि जो रे ऑफ लाइट है इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। आ रही फील समझ में? अरे ग्रेट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन की, ठीक है। अब हम बात करने वाले रेनबो फॉर्मेशन की। तो आपके रेनबो फॉर्मेशन के अंदर यार सबसे पहले एक तो डिस्पर्जन इन्वॉल्व होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व होता है और रिफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। और अगले 5 मिनट में हम लोग रेनबो जो है वो बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अरे ग्रेट, कैसे फॉर्म होता है? मैंने कहा यार हमको पता है कि रेनबो कब आता है, जब धूप निकलती है और बारिश भी हो रही होती है। अरे जब धूप निकलती है और बारिश भी हो रही होती है उस टाइम हमें रेनबो देखने को मिलते हैं। मैंने कहा क्यों देखने को मिलते हैं? इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि धूप निकल रही होती है, उसमें से क्या आ रही होती है? सनलाइट आ रही होती है। अच्छा, वो जो वाइट सनलाइट है जब इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करती है तो कुछ ऐसा मैजिकल हो रहा होता है जिसके चलते हमें रेनबो देखने को मिलता है। ओहो, देखो जरा, सबसे पहले तो क्या हुआ, ये वाइट सनलाइट जो है हमारी, ये वाइट सनलाइट जो है वो हमारी आई। अरे क्या बात है, ठीक है, अरे क्या बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, हाँ है ना। ग्रेट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होना है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होना है। अच्छा, अमेजिंग। अब तुम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जैसे ही रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर करती है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है कि नहीं, ये 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, ग्रेट। तो ये कौन सा फिनोमेना था? ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आ रही फील समझ में? आ रही वाइब समझ में? क्या बात है, ग्रेट। अब बेसिकली जैसे ये 7 कलर्स आगे ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे आगे जा रहे होते हैं और जैसे ये सरफेस से टकराते हैं, ठीक है, क्या हो रहा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो रिफ्रैक्शन नहीं होता, जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो वैसे की वैसी अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, ये सनलाइट आई, ठीक है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है तो रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि वो बेसिकली क्या हुई, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, है कि नहीं। ग्रेट। अब जैसे ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले सरफेस पर क्या हो रहा होता है, हमारा हो रहा होता है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो लाइट जो है वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सातों कलर्स जो है मैं बोल सकता हूँ कि सातों कलर्स जो हैं वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, है कि नहीं? ग्रेट अमेजिंग, है कि नहीं? अरे ग्रेट, अरे अमेजिंग। और फिर ये सातों के सातों कलर जो हैं वो वापस से इसमें से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये सातों के सातों कलर्स क्या होते हैं? पहले एंटर करते हैं, यहाँ पर होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हो रहा होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ये सातों के सातों कलर जो है वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सातों के सातों कलर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाइट सनलाइट आ रही थी, हुआ डिस्पर्जन। उसके बाद में क्या हुआ? जैसे कि ये इस वाले सरफेस पे हिट हुई, क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? ये सातों के सातों कलर्स जो है वो बाहर निकल गए इस हमारे रेन ड्रॉप में से, और ये सातों के सातों कलर्स हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। दीज कलर्स आर विजिबल टू अस। अब बेसिकली हम बहुत दूर से देख रहे होते हैं तो हमें बस 2-4 कलर से दिखते हैं। एक रेड दिख रहा होता है, येलो टाइप दिख रहा होता है, और हमारा ब्लू टाइप दिख रहा होता है कि नहीं? ग्रेट। लेकिन बेसिकली हमारा विबग्योर होता है, हमको पता ही है विबग्योर होता है। अरे ग्रेट, अमेजिंग। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, ठीक है। हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात कर ली, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर ली, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात कर ली। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। The scattering of light is the phenomena by which a beam of light is redirected in different directions on interacting with the particles present in the medium. Basically क्या हो रहा होता है ना, जब सन से, है ना, सूरज से जब ये सारी जो हमारी लाइट है, ठीक है, ये आ रही होती है, तो रास्ते में क्या होता है? इनको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो रास्ते में क्या होता है कि इनको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, ओके। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आ रही होती है ना, जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रही होती है, जो हमारे मीडियम की, यार इस सीरी को पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको बीच बीच में, है कि नहीं? तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जैसे ये रे ऑफ हमारी जो लाइट होती है ये उन पार्टिकल्स से टकराती है, ठीक है, पार्टिकल से टकराती है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो रीडायरेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है। ऑल राइट, तो क्या हो जाता है? सब स्कैटर हो जाता है कि नहीं? सब स्कैटर हो जाता है। हमें पता है ना स्कैटर करना क्या होता है ना? स्कैटरिंग हमको पता है क्या होता है। तो जैसे ही जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, वो आ रही होती है, वो इन मीडियम के पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, ये मीडियम के पार्टिकल से टकराती है और अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाती है। इसे हम कह रहे होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कारण क्या है? कारण है हमारे मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल से टकराना। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट। ठीक है, दोपहर के टाइम पे यार हमें बिल्कुल ऐसा सफ़ेद दिख रहा होता है, बिल्कुल हम देख भी नहीं पाते हैं हमारे सूरज देवता को। लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम हमें सन जो है वो कैसा दिख रहा होता है? रेड दिख रहा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो यार, बहुत ही सरल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, होराइजन जो है, जब सन होराइजन के नियर होता है, जब सन जो है वो होराइजन के पास होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि सन जो है हमसे रिलेटिवली बहुत दूर है एज कंपेयर टू जितना वो हमसे दोपहर में करीब होता है। दोपहर में यार सर हमारे ओवरहेड होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये इससे कम होती है, ज़्यादा होती है, आई एम सो सॉरी, जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये इस वाली डिस्टेंस से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब तुम ज़रा सोचो कि हमने बात की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, अब यार लाइट है तो इसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, है कि नहीं? सारे के सारे कलर्स होते हैं। अच्छा ग्रेट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, जो हमारी ब्लू लाइट होती है, ठीक है, जो हमारी ब्लू लाइट होती है उसकी बेसिकली वेवलेंथ कैसी होती है? कम होती है कि नहीं? उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि विबग्योर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यार अगर हम बात करेंगे तो ऑफकोर्स यार ये तो पीछे से थर्ड नंबर पे आ रही है कि नहीं? पीछे से क्यों? क्योंकि ऐसे लिखते हैं हम, है ना? तो तुम देख सकते हो कि जो नीचे से ये बी जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण क्या होता है ना कि ये लाइट जो है वो जब पार्टिकल से टकराती है तो रास्ते में ही स्कैटर हो जाती है। ठीक है, रास्ते में ही जो हमारा ब्लू कलर है वो क्या होता है? वो स्कैटर हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है स्कैटर। ओके, अब भैया रेड क्यों अपीयर होता है? आपने ब्लू का तो मैंने समझा दिया, मैंने कहा ब्लू स्कैटर क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो थी वो काफ़ी कम थी, तो वो पार्टिकल से टकराने के बाद में जो है वो स्प्लिट हो गया, आई मीन स्कैटर हो गया। सेम केस है रेड कलर का। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो पार्टिकल से टकराने पे इतना स्कैटर नहीं होती है। अब जो चीज़ सोचो तुम अगर होली में अगर मैं बात करता हूँ, तो जब हम किसी पे कलर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो फैल जाता है। ठीक है, वो फैल जाता है, वो हमको यहाँ से दिख रहा है,
थोड़ी और दूर से दिख रहा है, लेकिन अगर हम बहुत दूर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो स्कैटर हो चुका है कि नहीं। लेकिन जो हमारा रेड कलर होता है, ना, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण जब वो पार्टिकल से टकराता है तो वो इतना स्कैटर नहीं होता, और जब वो इतना स्कैटर नहीं होता तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको सन जो है वो रेड दिखाई देता है। क्योंकि जो, अब सोचो यार, विबग्योर, जो तुम ये वाला पोर्शन देख रहे हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यार इनके कलर जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं, ठीक है, इनके कलर जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं। तो तुम अगर बात कर रहे हो ना ब्लू कलर की, तो सिर्फ ब्लू कलर नहीं होता, वैसे तो ये हम विबग्योर की बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल हम लोग स्काई अपीयर्स ब्लू बोलते हैं ना, इसलिए ब्लू कलर की बात कर रहे होते हैं। आ रही फील समझ में? ग्रेट, अमेजिंग। तो क्यों, वाई डज आर सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? क्योंकि उस टाइम पे सन जो होता है इट इज नियर हराइजन, ठीक है, जो कि दोपहर के मामले में काफ़ी दूर है हमसे, ठीक है। तो रास्ते में क्या होता है कि जब सारे जो हमारे कलर्स हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं, रास्ते में क्या होता है ना कि जो हमारा ब्लू कलर होता है इट स्कैटर्स अवे, या फिर जो हमारी कम वेवलेंथ वाले जो कलर्स हैं, जो लाइट है, इट स्कैटर्स अवे। क्यों? क्योंकि जैसे वो पार्टिकल से टकराती है इट स्कैटर्स। लेकिन जो हमारा रेड कलर है इसकी वेवलेंथ तगड़ी होने के कारण, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण स्कैटर नहीं होता, हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। सोचो कोई चीज़ यहाँ पर रास्ते में स्कैटर हो गई, ठीक है, अच्छा रास्ते में स्कैटर हो गई, मान लो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर किसी ने हमारी तरफ एक बॉल थ्रो की, ठीक है, और वो बॉल के रास्ते में ही 2 टुकड़े हो गए, तो क्या वो बॉल हम तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। सिमिलरली अगर लाइट जो हमारे पास में आ रही है और रास्ते में ही वो ऐसे स्कैटर हो गई, तो क्या वो हम तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना, है कि नहीं पहुंच पाएगी। ग्रेट। इसलिए हमारा जो सन है वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है हमें रेड दिखता है, क्योंकि देखो जब हमारा सन सेट हो रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे भी क्या हो रहा होगा कि वो होराइजन के आसपास होगा, ठीक है, अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। यही कारण है हमारे स्काई के ब्लू अपीयर होने का। क्यों? क्योंकि सोचो तुम अगर किसी कलर को उठा के हर जगह फैला दोगे, तो क्या हर जगह वही कलर दिखेगा? मान लो तुमने ग्रीन कलर उठाया और हर जगह जाके फैला दिया, हर गली मोहल्ले में जाके फैला दिया, तो हर जगह ग्रीन कलर दिखेगा। सिमिलरली तुम एक चीज़ सोचो कि जब ये हमारी लाइट आ रही होती है तो जो हमारा ब्लू कलर होता है, ठीक है, जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ क्या है? काफ़ी कम है, ठीक है, तो बहुत स्कैटर होता है। अब सोचो इतना स्कैटर हो जाता है कि पूरा हमारा जो स्काई है वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब जब ये ब्लू कलर, जो हमारी ब्लू लाइट है, ये इतना स्कैटर हो जाती है तो हर जगह ब्लू फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है हर जगह पूरे स्काई में, ठीक है। तो हमें सिर्फ ब्लू दिख रहा होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यार वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो जब वो हमारा जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये हर जगह स्कैटर हो जाता है, हर जगह फैल जाता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हर जगह फैल जाती है तो सिर्फ वही चीज़ दिखती है, ठीक है। मान लो कि कोई नींबू लेकर आ रहा है, ठीक है, मार्केट गया था और नींबू लेकर आया और रास्ते में वो नींबू की बोरी फट गई, हर जगह नींबू हो जाएगी, तो क्या होगा? नींबू स्कैटर हो गए, हर जगह नींबू ही नींबू हो गए। सिमिलरली जब हमारी ये सारी लाइट्स आ रही होती हैं तो जो ब्लू कलर है, ठीक है, वो हर जगह स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वो हर जगह फैल जाता है, तो हमें सिर्फ ब्लू स्काई दिख रहा होता है। अब हम बात करने वाले हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। बेसिकली स्टार्स जहाँ पर हमको दिख रहे होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। क्यों? वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण। अगर हमसे कोई ऐसा पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। यार ये हमारा, मान लो कि यहाँ पर स्टार है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस, यहाँ पर स्टार है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और हमारे जो हम ऑफकोर्स यार हमारा अर्थ है तो एटमॉस्फेयर होगी, ठीक है। जैसी ये रे ऑफ लाइट जो है वो हमारी तरफ आ रही होती है, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, वो बेंड हो जाती है कि नहीं, वो बेंड हो जाती है। अच्छा, ओके, ग्रेट। अब यार ये जो रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही होती है हम तो इसको असली मान रहे हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो करेक्ट पाथ पे ये थी, ये तो बेंड हो गई है कि नहीं। अच्छा, हमारे लिए तो यही असली है क्योंकि हम तो यही देख पा रहे हैं। तो हम जब इसको पीछे की साइड पे एक्सटेंड करते हैं, इसको जब पीछे की साइड पे एक्सटेंड किया जाता है तो कहीं तो भी यहाँ पर हमको ये स्टार जो है हमको यहाँ पर दिख रहा होता है। कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात खत्म। रिफ्रैक्शन हमको पता है कि नहीं। ग्रेट। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो स्टार होता है उसकी पोजीशन भले ही यही हो, हमको दिखेगी ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब हम इसके रिफ्रैक्टेड रे के पाथ को पीछे की साइड ट्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर वो दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। आगे बात करते हैं। What will be the color of the sky when it is observed from a place in the absence of any atmosphere? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि अगर कोई भी एटमॉस्फियर नहीं है
तो हमारे स्काई का कलर जो है वो क्या होगा। ठीक है, हमने यार सारी चीज़ें डिटेल में बात कर ली है। हमने बात कर ली एबरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की, हमने बात कर ली व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, हमने बात कर ली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो मीडियम के पार्टिकल्स, सोचो यार, तुम सोचो, अगर तुम एक लेटस से कि मैं क्या एक फ्रूट लेते हो, ठीक, कोई भी फ्रूट अगर होता है और अगर हम जोर से उसको किसी डंडे से मारते हैं, ठीक है, हम मतलब डंडे से मारते हैं तो क्या होता है, अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या होता है, वो बेसिकली वो उसके जो पार्टिकल्स है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, है कि नहीं, फैल जाते हैं। काफ़ी घटिया एग्जाम्पल था ये, क्या, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है भाई? फैलावा, है ना, लाइट का फैलावा, लाइट फैल रही है कि नहीं। अच्छा, ग्रेट। फॉर्मेशन हमने बात कर ली रेनबो की यार, कि कैसे इसके अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज इन्वॉल्व है, TIR इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, ग्रेट। फिर हमने बात की कि कैसे इसके अंदर डिस्पर्जन इन्वॉल्व है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है कि नहीं। अच्छा, ग्रेट। हमने और क्या बात की कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना है यार, कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ये चीज़ को गांठ बांध लेना। ओहो, क्या बात है, अमेजिंग। न्यूटन्स का डबल प्रिज्म इफेक्ट हमने देखा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने देखा कि कैसे व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, डिस्पर्स हो जाती है। वो थे विबग्योर। वायलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है, रेड सबसे कम बेंड होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी। अब ये चीज़ तुम रिमाइंड करके देख सकते हो। एंड बस इसी के साथ साथ चैप्टर जो है हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। उस चैप्टर की क्विज जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, जहाँ पर आप इसको जाकर अटेम्प्ट करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर अपना रिजल्ट जो है वो शेयर करेंगे, मुझे टैग करेंगे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अरे ग्रेट, क्या बात है। इसी के साथ में, इस अमेजिंग जोश और उत्साह के साथ में इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। आपकी पूरी थ्योरी जो है वो इस चैप्टर की कवर हो चुकी है कि नहीं। अरे क्या बात है, ग्रेट। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।